और अगर आपका स्कोर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो आपको और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है और आप इस स्कोर से कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूरोप में ही अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाके लिखेंगे ना, आपको पूरा प्रोसेस स्क्रीन पे आ जाएगा कि कैसे आपको वेबसाइट विजिट करनी है, कि 1 साल वाला कोर्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या 2 साल वाला ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 2 साल वाले मास्टर कोर्स के लिए जाएं। और फिर जब आप स्टडीज़ के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली किसी ना किसी एजेंट से मिले होंगे और उन्होंने आपसे वादा किया होगा कि हाँ मैं आपका यहाँ ये सब एडमिशन करा दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप खुद से भी अगर अप्लाई करेंगे ना तो भी आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अगर आप एक यूरोपियन कंट्री में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक यूरोपियन कंट्री में अपनी हायर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं या किसी भी एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स की डिग्री इंडिया से होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो सेम प्रोसेस आपके लिए भी अप्लाई होगा। बैचलर्स की डिग्री इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी सबकी अपनी खुद की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कि मैं अभी स्वीडन में हूँ तो यहाँ पे जो आपके बैचलर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो स्वीडिश लैंग्वेज में होते हैं। अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो वो जर्मन में होंगे। अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे, नॉर्वे में उनकी नॉर्वेगियन में होंगे, डेनमार्क में डैनिश में होंगे, फिनलैंड में फिनिश में होंगे। लेकिन अगर हम मास्टर्स कोर्सेज की बात करें तो वो कोर्सेज काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि वो इंग्लिश में ऑफर करते हैं। तो इसलिए अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो एटलीस्ट अपनी बैचलर्स तो कंप्लीट कर ही लें। सेकंड पॉइंट गाइस, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी कि आप काफ़ी अच्छे लेवल पे इंग्लिश जानते हैं, आप बोल भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिसनिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको IELTS आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और लगभग 6.5 बैंड्स आपका एवरेज होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इसलिए किया है कि वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आ जाएं और फिर जब आप स्टडीज़ के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो इसलिए आपका मिनिमम इतना आइल्स का स्कोर तो होना ही चाहिए। अगर आपका इतना स्कोर है तो डेफिनेटली आपको ना तो बोलने में, ना लिखने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी वीक है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स की कोचिंग करें और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। और अगर आपका स्कोर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो आपको और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है और आप इस स्कोर से कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूरोप में ही अप्लाई कर सकते हैं। और आइल्स के अलावा आप टॉफेल के एग्जाम के स्कोर के बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट गाइस, आप 1 साल वाले मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं या 2 साल के मास्टर्स के लिए, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए आपको पहले तो जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एवं कोई भी कोर्स में अप्लाई मत करो यार, पहले जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जो कोर्स आप करना चाह रहे हो, क्या उससे रिलेटेड जॉब्स उस कंट्री में है या नहीं, कैसा उसका स्कोप रहेगा। जब आपने अपना कोर्स ख़त्म कर भी लिया आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब जब आपके पास होंगे तभी आप कोर्स को अप्लाई करो। तो ऐसा नहीं है कि गाइस जैसे कि आपने आज मेरी वीडियो देख ली तो 2 दिन बाद आप अप्लाई कर दो। आप टाइम लो, ऐसी ही और भी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे आप देखो जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है, कहाँ पे कौन से वाले कोर्स की डिमांड है, किस टाइप की जॉब्स आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल सकती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग्स वगैरह देखो। जैसे अगर आप मैं स्वीडन की बात करूँ, आप स्वीडन में आना चाहते हैं तो यहाँ पे KTH यूनिवर्सिटी, चाल्मर्स यूनिवर्सिटी, उपसाला यूनिवर्सिटी, लुंड यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की आप रिसर्च करें, या आप जिस भी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं वहाँ से स्पेसिफिक वीडियोज़ को देख के उनकी रिसर्च करके आप अपनी लिस्ट निकालें। फिर डिफरेंट कोर्सेज जिनमें आप एनरोल करना चाहते हैं
उसमें आप अप्लाई करें और ये भी देखें कि 1 साल वाला कोर्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या 2 साल वाला ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 2 साल वाले मास्टर कोर्स के लिए जाएं। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस कि आप ऑटम वाले सेमेस्टर में जाना चाहते हैं या जो स्प्रिंग में स्टार्ट होता है वो। तो बेसिकली जो आपके ऑटम में सेशन स्टार्ट होता है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, उसका पहला सेमेस्टर। और यूजुअली वो कोर्सेज आपके 2 साल वाले होते हैं। तो जब समर ऑलमोस्ट ख़त्म सा होने को आता है तो उस वक्त ये सेशन आपका स्टार्ट होता है। जो आपका स्प्रिंग वाला सेशन है वो यूजुअली जनवरी या फेब से स्टार्ट होता है। तो कुछ जो आपके कोर्सेज हैं मास्टर्स कोर्सेज, तो उनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो ऑटम में होती है और कुछ की स्प्रिंग में होती है। और हर कोर्स की एक डेडलाइन होती है जिससे पहले आपको अप्लाई करना होता है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है उससे पहले आपके पास वीज़ा आ जाना चाहिए कोर्स स्टार्ट होने से पहले। तो आपको इन सभी डेडलाइंस का ध्यान रखना है। अगर आप मान लीजिए अगले साल किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, ऑटम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी डेडलाइन लगभग जनवरी तक ही होगी, इसी महीने, यानी कि 10-15 दिन में उसकी डेडलाइन निकल जाएगी। 2025 के स्प्रिंग वाले सेशन में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो लगभग डेडलाइन है वो मिड ऑफ समर के आसपास में जाके ख़त्म होगी। तो आपको इन सभी डेडलाइंस का ध्यान रखना है और उन्हीं डेडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आपकी एप्लीकेशन करनी है। अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो वो भी आपको एडवांस में क्लियर करके रखना है, क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम दिया अपना आइल्स का और जब आप एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो उसमें आपका 1 साल या उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है और आपका ये स्कोर सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप अगले साल एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, मतलब कि अगले साल आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उससे 1 साल पहले ही आइल्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो और एडवांस में ही अपना एक अच्छा स्कोर लेके रख लो। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस कि आप एजेंट्स के थ्रू जाएं या खुद अप्लाई करें। तो अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली किसी ना किसी एजेंट से मिले होंगे और उन्होंने आपसे वादा किया होगा कि हाँ मैं आपका यहाँ ये सब एडमिशन करा दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप खुद से भी अगर अप्लाई करेंगे ना तो भी आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। मेन चीज़ है लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपका जो रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आइल्स का स्कोर अच्छा है, और जो आप अपनी जो कवर लेटर वगैरह बनाते हो कितने अच्छे से आपने उसको बनाया, कितने अच्छे से मोटिवेट किया है। अगर आपने उस चीज़ पे काम कर लिया तो आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसे भी कम स्टूडेंट्स आते हैं और क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते तो उस वजह से आपका एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन मास्टर्स कोर्सेज तो यहाँ पे इंग्लिश में होते हैं, उस वजह से अगर आपने एक सही कोर्स को सेलेक्ट कर लिया तो क्योंकि टोटल एप्लीकेंट्स और टोटल लोग वहाँ पे कम है तो आपके जॉब मिलने के प्रोस्पेक्ट भी बढ़ जाएंगे। अगली चीज़ आ जाती है गाइस फीस एंड स्कॉलरशिप। सो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो आपको ट्यूशन फ़ी के ऊपर स्कॉलरशिप भी देते हैं और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि आपकी फ़ी टोटली वेव ऑफ हो जाती है या लेट्स से कि 50% आपकी फ़ी कम हो जाती है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्यूशन फ़ी काफ़ी कम है, इनफैक्ट कुछ केसेस में इंडिया से भी कम वहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी मिल जाती है। हाँ, आपको ट्यूशन फ़ी तो कम मिल जाएगी लेकिन जो बाकी के लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई हो सकते हैं। तो आपको अपना बजट पहले से ही डिसाइड करके रखना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी सेविंग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप लोन्स वगैरह पहले से ही प्रोक्योर करा के रखें, तो अपनी प्लानिंग पहले से ही एडवांस में रखें। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस कि अप्लाई कैसे करें। सो हर कंट्री की अलग अलग वेबसाइट होती है। स्वीडन की वेबसाइट है universityadmissions.se, जर्मनी की अलग वेबसाइट है, नॉर्वे की अलग है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जस्ट गूगल करेंगे या अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाके लिखेंगे ना, आपको पूरा प्रोसेस स्क्रीन पे आ जाएगा कि कैसे आपको वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पे अकाउंट बनाना है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, आपको एक एप्लीकेशन फ़ी भी देनी होती है जिसको कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कोरियर के थ्रू या डिजिटली, वो पूरा का पूरा प्रोसेस सारी चीज़ें वहाँ पे स्पेसिफाइड होती है। तो आपको डिफरेंट एजेंट्स के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंट्री में आपको एडमिशन लेना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे मेन चीज़ है एक अच्छा कवर लेटर बना के रखो,
ठीक है, आपके ग्रेड्स अच्छे हों, आपका आइल्स में स्कोर अच्छा हो, ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। और यूरोप में तो इतने कॉलेजेस हैं और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी की सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस जब भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।